हेलो बच्चों। तो आज हम मैट्रिक्स में लेक्चर 5 शुरू करने जा रहे हैं। और अभी तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी डिफिनेशन आप लोग को बताया, उस पे आज कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। अभी लास्ट टर्न पे हमने दो अवयवों का मल्टीप्लिकेशन बताया था, और उसमें हमने कहा था लास्ट में कि यदि ए और बी दो मैट्रिसेस हों और उसमें a इंटू बी पॉसिबल हो, तो यह ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए भी पॉसिबल हो। तो इसको नोट करके हम लिखते हैं। हमने फर्स्ट ये बोला था कि यदि a इंटू बी संभव हो तो यह आवश्यक नहीं है कि b इंटू ए भी संभव हो। नोट नंबर सेकेंड, यदि a इंटू बी तथा b इंटू ए दोनों संभव हों तो यह आवश्यक नहीं है कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो। नोट नंबर थर्ड, a इंटू बी बराबर b इंटू ए तभी होता है जब a बराबर b। देखिए, हमने यहाँ पे गुणन से संबंधित हमने तीन बातें बताया कि पहली बात ये कि अगर a इंटू बी मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि b इंटू ए भी आपको मिले, चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर दोनों संभव भी है, a इंटू बी और b इंटू ए दोनों संभव भी है, तो यह ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर हों। और तीसरा, ये a इंटू बी और b इंटू ए तभी बराबर होंगे जब a बराबर b होगा। और चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, अभी इन पे हम काउंटर एग्जाम्पल भी लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू सबको दिखाएंगे भी जो है। चौथा ये है, जैसे संख्याओं में होता है कि यदि दो नंबर्स जीरो ना हो, नॉन जीरो हो, तो उनका गुणनफल, उनका मल्टीप्लिकेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। जैसे हम 3 इंटू 4 की बात करें तो देखिए 3 भी जीरो नहीं है, 4 भी जीरो नहीं है, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन कभी जीरो होगा? तो जानते हो आप लोग, नहीं होता है। 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब कि अगर संख्याओं में कोई दो संख्याएं हैं और दोनों नॉन जीरो हैं तो उनका मल्टीप्लाई कभी भी जीरो नहीं होता है, परंतु यहाँ पर ऐसा संभव है। तो इसी को लिखने जा रहे हैं, दो अशून्य नॉन जीरो दो अशून्य अवयवों का गुणनफल शून्य हो सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर सवाल बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो हो सकता है, जबकि रियल नंबर में ऐसा कभी नहीं होता कि दो नॉन जीरो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें और जीरो मिल जाए। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा पॉसिबल है कि टू नॉन जीरो मैट्रिसेस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन बिकम्स जीरो, यानी वो मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो हो जाए। तो ये चार बातें, अब इन्हीं पर वन बाय वन सवाल कैसे पूछता है देखते हैं। नंबर फर्स्ट न्यूमेरिकल,
ऐसे पूछेगा, एक उदाहरण द्वारा समझाइए, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि अवयवों के गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम को इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि उनके क्रम को चेंज कर दें, आर्डर को चेंज कर दें और उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। तो थोड़ा सा पहले हम अलग से यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ की बात कर लें, फिर सवाल पे आते हैं। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी यहाँ पे हमने दोनों का स्थान को रिप्लेस कर दिया। यहाँ पहले A पहले पे था, B दूसरे पे था, फिर हमने B को पहले पे कर दिया, A को बाद में, यानी उनके स्थान परिवर्तन कर दिया, उनके क्रम को चेंज कर दिया। और क्रम को चेंज करने पर भी दोनों बराबर हैं, चाहे A इंटू बी बोले और B इंटू ए बोले, यदि दोनों बराबर हो तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो इस प्रश्न में हमें यही दिखाना है, दो मैट्रिसेस लेना है और एक को A बोलना है, एक को B बोलना है। एक बार A इंटू बी निकालेंगे, एक बार B इंटू ए निकालेंगे और आप देखोगे दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। इसका मतलब कि दोनों बराबर नहीं होंगे। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। कोई भी दो मैट्रिक्स ले ले, माना दो अवयव, टू मैट्रिसेस, लेट A इक्वल टू कुछ भी ले ले 1 2 3 4, B इक्वल टू ले ले 5 6 7 8। देखिए इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। एक बार हम A इंटू बी निकालेंगे, फिर B इंटू ए निकालेंगे, आप देखोगे दोनों बराबर नहीं आएंगे। A इंटू बी निकालने जा रहे हैं, तो पहले A की वैल्यू रखें 1 2 3 4, इंटू बी की वैल्यू रखें 5 6 7 8। गुणा करना हमने लास्ट लेक्चर पे बताया था, फिर से एक बार देखिए आप क्या करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे फर्स्ट रो देखते हैं, फर्स्ट रो और यहाँ फर्स्ट कॉलम, शुरुआत यहाँ फर्स्ट रो, यहाँ फर्स्ट कॉलम, और इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, संगत अवयवों को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। देखिए यहाँ का 1, यहाँ का 5, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसी फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम लेंगे, तो क्या बनेगा 1 इंटू 6, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, ठीक है। दूसरा कॉलम भी हो गया। तो अब क्या आ जाएंगे, अब इस सेकेंड रो पे आ जाएंगे, अब इस पे इससे शुरुआत करेंगे और वही काम सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड कॉलम। तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 4 के साथ 7, 4 इंटू 7, और फिर इसी रो के साथ ये सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, 4 इंटू 8। जब सेकेंड रो लेंगे तो सेकेंड कॉलम बनेगा, जब फर्स्ट रो लिए थे तो फर्स्ट कॉलम बना था। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये हो गया 14 और ये 5 19, ये 16 और 6 ये 22, 28 और 15, 28 और 15 43, और ये 32 और 18, 32 18 कितना हो जाएगा 50। ये हो गया, चेक कर लीजिए इसको, ये 28 और ये 15 था, 28 और 15 43 सही है। तो ये A इंटू बी के मान आ गया जो है। अब हम B इंटू ए की वैल्यू निकालें और देखते हैं क्या होता है। B इंटू ए,
बी इंटू ए, तो पहले बी को इस बार लिखेंगे, यह है बी, 5 6 7 8, 5 6 7 8 इंटू ए की वैल्यू है 1 2 3 4। जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 3, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसी फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम में जाएं, तो 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4, कॉलम ख़त्म। फिर सेकेंड रो पे आ जाए, 7 और फर्स्ट कॉलम लेंगे यहाँ पे, 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3। फिर सेकेंड रो के साथ ही सेकेंड कॉलम लेंगे, 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4, और इसको सॉल्व कर लें। ये 18 और ये 5 23, ये 24 और ये 10 34, 24 और ये 7 31, 32 और ये 14, तो 32 4 36 10 46। ठीक है, ये हो गया आपका b इंटू ए। अब देखिए a इंटू बी भी कहीं लिखा है और b इंटू ए भी ये लिखा हुआ है, और देखिए आप लोग ध्यान से, ये है a इंटू बी, ये है b इंटू ए, क्या दोनों बराबर हैं? दो आप व्यू बराबर कब होते थे? हमने बताया था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में पहली बात तो उनकी आर्डर सेम होना चाहिए, तो आर्डर तो खैर सेम है, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 है। लेकिन क्या जो सेकंड कंडीशन थी कि प्रत्येक करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत एलिमेंट बराबर हो, क्या वो भी है? नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट ही फेल हो गया, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 19 है, इसका मतलब ये सेम नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? अतः a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए, यानी ए बी बराबर ए बी बी ए के बराबर नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे कि गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, पालन नहीं करता है। आप बीओ में गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, आप देखिए, तो ये सवाल अक्सर पूछ लेता है कि एक एग्जाम्पल द्वारा आप दर्शाइए कि आप बीओ में गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा सवाल बनता है, पूछता है कि एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि दो अशून्य अवयवों का गुणनफल एक शून्य अवयव हो सकता है। सवाल क्या कहेगा? एक उदाहरण द्वारा एक एग्जाम्पल द्वारा उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि दो अशून्य का मतलब होता है नॉन जीरो, दो अशून्य अवयवों यानी मैट्रिसेस का गुणनफल एक शून्य अवयव, एक शून्य मतलब जीरो अवयव हो सकता है। संख्याओं में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा हो सकता है। देखिए क्या करेंगे हम, पहली बात तो दो अवयव ऐसे लेंगे कि दोनों नॉन जीरो हो, मतलब वो जीरो ना हो, और फिर उनको मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाए। देखते हैं कैसे। दो अवयव लेते हैं, माना एक अवयव हमने लिया a इक्वल टू 1 0 0 0, एक हम अवयव ले लें b 0 0 0 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ना तो ए ना जीरो मैट्रिक्स है और ना ही बी जीरो मैट्रिक्स है। आपको याद हो तो जीरो मैट्रिक्स की हमने परिभाषा बताया था। क्या परिभाषा बताया था? कि कोई अवयव जीरो मैट्रिक्स तभी होता है जब उसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो। तो क्या यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट जीरो है? नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, जीरो नहीं है, बाकी जीरो इससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर प्रत्येक एलिमेंट जीरो होता है तब वो मैट्रिक्स जीरो होता है। तो ना तो ये जीरो है ना ही ये जीरो है। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ a तथा b
दोनों अशून्य हैं, अशून्य मतलब नॉन जीरो है, कोई जीरो नहीं है। लेकिन देखिए गुणा करने जा रहे हैं, a इंटू बी निकालने जा रहे हैं। देखिए वही तरीका, पहली पंक्ति लीजिए, पहला स्तंभ लीजिए, गुणा करने जा रहे हैं। ये पहली पंक्ति और यहाँ का ये पहला स्तंभ, तो 1 इंटू जीरो प्लस 0 इंटू जीरो। अब इस पहली पंक्ति को हम लेंगे दूसरे स्तंभ में, तो 1 इंटू जीरो प्लस 0 इंटू 1। पहली पंक्ति खत्म हो गई। अब दूसरी पंक्ति में आ जाओ, 0 इंटू जीरो, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 इंटू जीरो 0 इंटू जीरो। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 इंटू जीरो प्लस 0 इंटू 1। देख लीजिए ये भी 0 होगा, 0 प्लस 0 0, ये भी 0, सब देखिए 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शून्य आव्यूह हो गया, शून्य आव्यूह ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो आव्यूह अशून्य हैं, दो आव्यूह यदि अशून्य है, नॉन जीरो है, तो मे बी पॉसिबल कि उनका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाए। तो इसका हमने एक काउंटर एग्जाम्पल बना दिया। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जहाँ पे हमने 1 लिखा है आप 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 0 0 0 0 0 0 2 कर दीजिए और गुणा करके देखिएगा 0 आ जाएगा। तो अपने से आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि वो 0 आना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए ऐसा ऑलवेज नहीं होता है, उसका एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा कब ऐसा हो सकता है। मे बी आर नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो वही एग्जाम्पल पूछता है कि ऐसा कब हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तीसरा, यदि 2 मैट्रिसेस दे दें, यदि ए की कोई वैल्यू दे दें 1 2 3 4 और बी की कोई वैल्यू ले लें हम 0 3 7 9, तो एक आव्यूह, एक मैट्रिक्स C इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे प्लस की बात है, योग की बात है। तो हमने आपको मैट्रिसेस को जोड़ना सिखाया था। दो या दो से अधिक मैट्रिक्स कब जुड़ेंगे, जब उनका आर्डर सेम होगा। और कैसे जुड़ेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। तो देखिए ये सवाल भी बहुत आसान है। कैसे करेंगे हम, प्रश्नानुसार क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है। तो सब की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू 1 2 3 4 प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए 0 3 7 9। सी हमें निकालना है, सी नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब ये 0 मैट्रिक्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स ये। अब देखिए यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, हमें जोड़ना आता है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसमें फिर जुड़ेगा, तो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, ये 3 प्लस 7 हो जाएगा और ये 4 प्लस 9 हो जाएगा। संगत अवयवों को जोड़ देते हैं, प्लस सी इक्वल टू 0 0 0 0। अब देखिए ये कितना हो रहा है, जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। प्लस सी इक्वल टू 0 0 0 0। और अगर हमें सी की वैल्यू निकालना है तो इसको ट्रांसफ़र कर दें उस साइड, पक्षांतर कर दें, जाके इधर प्लस उधर जाके घट जाएगा। तो ये 0 0 0 मैट्रिक्स जो है ये इसके साथ ये माइनस हो जाएगा, इधर आके 1 5 10 13। और हमें घटाना भी आता है, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट घटा दें, -1 0 -5 -5 0 -10 -10 0 -13 -13।
ये आ गई सी की वैल्यू, ये हो गया आंसर। नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत आसान है, ए प्लस बी करके हमने इसको RHS की तरफ करके और जीरो मैट्रिक्स से इसको घटा दिया। अब एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे अलजेब्रा में होता है कि a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन वहाँ पे a और b की कोई भी वैल्यू ले लें तो a प्लस बी ए माइनस बी ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक एग्जांपल से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है a बराबर 0 यदि a इक्वल टू 0 1 0 0 1 1 और b इक्वल टू ले रहे हैं 0 1 1 0 0 1 1 और 0 1 1 0। a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो सिद्ध कीजिए, इस सवाल के लिए सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अलजेब्रा में ये ऑलवेज होता है। अगर यहाँ पर a और b कोई राशियाँ हों, कोई नंबर हों, तो ये ऑलवेज बराबर होता है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा संभव है कि ये बराबर ना हो, उसी को हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो जो आपको आवश्यकता है पहले उसको निकाल लिया जाए। जैसे a प्लस बी हमें चाहिए, a प्लस बी पहले निकाल लो, a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी निकाल लें, a स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर निकाल लें, b स्क्वायर चाहिए, b स्क्वायर। पहले उनको निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले हम a प्लस बी निकालने जाते हैं, जैसे बोल रहा है वैसे ही कर लेते हैं। a प्लस बी 0 1 1 1 प्लस b 0 1 1 0। ऐड करना आता है, जल्दी से जोड़ लीजिए। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 0 1। ये हो गया आपका a प्लस बी। a माइनस बी निकाल लीजिए, a माइनस बी 0 1 1 1 माइनस 0 1 1 0। सब्ट्रैक्ट करिए, 0 माइनस 0 0 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, 1 माइनस 0 1 होगा। ये हो गया a माइनस बी। चेक कर लीजिए, गलती नहीं होना चाहिए। 1 माइनस 1 0 सही है, 1 माइनस 0 सही है। अब देखिए a प्लस बी मिल गया, a माइनस बी मिल गया। आपको LHS में क्या चाहिए? आपका LHS है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको निकाल लेते हैं। अतः LHS निकाल लेते हैं। LHS क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू देखिए ये लिखी है 0 2 2 1 और a माइनस बी की वैल्यू ये लिखी है 0 0 0 1। जी बहुत आराम से निकालिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 डायरेक्ट लिख रहे हैं 0 प्लस 2 इंटू 0 0। ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जाइए, तो 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2। ठीक है। अब सेकेंड रो में आ जाइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम ऊपर लिख देते हैं। LHS जो मिला इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, इसलिए LHS की वैल्यू हमें मिल गई 0 2 0 2 0 1। ये मिल गया LHS। अब देखिए RHS हमारा क्या था? RHS था, सवाल देखिए ये था, सवाल यहाँ लिख दे रहे हैं a प्लस बी
ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो RHS निकालने के लिए पहले हमें ए स्क्वायर निकालना होगा, ए स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, ठीक है। ए को ए में मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू देखिए ये लिखी है 0 1 1 1 ए, और इसमें इसी से मल्टीप्लाई करना है 0 1 1 1। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना हम कई बार कर चुके हैं। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1। सेकेंड रो में आ जाइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जाइए, 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1। ये हो गया। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है और ये 2 है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बी स्क्वायर। क्या निकालना है हमें, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी इंटू बी, यानी बी में बी से मल्टीप्लाई। ये बी की वैल्यू लिखी थी हमने, नहीं मिटाया इसको, आप देख लीजिए यही बी था। ये 0 1 1 0, तो बी में बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर। बी इंटू बी, बी स्क्वायर। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0। अब सेकेंड रो में आ जाइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0। सेकेंड कॉलम में 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0। देखिए ये कितना आएगा, 1 0 0 1। ये हो गया बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये लिखा है, बी स्क्वायर ये लिखा है। अब इन दोनों को घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमें, RHS मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, RHS मिल जाएगा। इसलिए RHS क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं, ए स्क्वायर ये 1 1 1 2 माइनस बी स्क्वायर ये 1 0 0 1। घटा के देखिए ज़रा क्या आता है, देखते हैं क्या आता है घटाने पे। घटाते कैसे हैं, करेस्पॉन्डिंग 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 2 माइनस 1 1। ये आ गया। ज़रा देखिए तो LHS ये लिखा है, RHS ये लिखा है, क्या दोनों बराबर हैं, देख लीजिए। यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 0, एक एलिमेंट तो बराबर मिला, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अलजेब्रा में ऐसा तो कभी नहीं होता कि a प्लस बी बी प्लस ए पर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर ना हो, लेकिन आप बी में ऐसा संभव है कि नहीं होते हैं ये बराबर। हमने एक एग्जांपल लेके इसको समझा दिया, देखिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये कुछ सवाल हो गए, और देखते हैं एक आध सवाल। एक आध क्वेश्चन और नोट करते हैं, अच्छे क्वेश्चन। यदि, अगला क्वेश्चन जो भी नंबर हो, यदि x यहाँ पे कोई नंबर है 2x 2 3x प्लस 2 इंटू
8 इंटू 5x 4x इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 8 24 10 6x। तो x के अशून्य मान का मतलब वही नॉन जीरो वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे x क्या है, x कोई नंबर है और बाकी ये 3 मैट्रिसेस दिख रही हैं, इसी से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका सॉल्यूशन देखिए, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन में क्या है, पहले इसको क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 2x 2 3x प्लस 2 टाइम्स 8 5x 4x इक्वल टू 2 टाइम्स, ये इक्वेशन दिया है, x स्क्वायर प्लस 8 24 10 6x। देखिए क्या करते हैं, इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। ये मैट्रिक्स, इसके बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो हमने बताया था आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी आव्यूह में अदिश से गुणा। तो अदिश से गुणा करने का तरीका क्या था कि उस स्केलर क्वांटिटी का गुणा मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स में कर देते हैं। हमने बताया था आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी अदिश गुणा करना, सभी में गुणा करना है तो कर दो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको इसमें करेंगे तो 2x, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, प्लस यही काम यहाँ पे करना है। 2 से मल्टीप्लाई अंदर करो, 2 जा 16, 2 5 जा 10x, ये 8 हो जाएगा और ये 8x हो जाएगा। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस 16 48 20 और ये 12x मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पे बीच में प्लस का चिन्ह है, हमें प्लस करना भी आता है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में जोड़ दो, 2x स्क्वायर प्लस 16 सेकेंड में, 2x प्लस 10x 12x, 3x प्लस 8 और ये x स्क्वायर प्लस 8x, x स्क्वायर प्लस 8x, ये हमें जोड़ना भी आता है। इक्वल टू ये जो लिखा है इसको फिर से एक बार सेम लिख देते हैं, 48 20 और ये 12x। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमने आपको बताया था अवयवों की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या बताया था हमने कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, कब बराबर होते हैं, जब उनकी कोटियाँ बराबर हों और उनका ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी प्रत्येक संगत अवयव बराबर हों। और इसका उल्टा भी हमने बोला था कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो फिर प्रत्येक उसके संगत अवयव बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए ना, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ आपका ईच करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। देखिए बराबर, देखिए पहला एलिमेंट जैसे ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 16, ये इसके बराबर है ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। दूसरा एलिमेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 12x लेकिन यहाँ पे लिखा है 14। तो जब हम अवयवों की समानता की बात करेंगे, अवयवों की समानता जो हमने लिखवाया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, समानता से ये जो 12x लिखा है ये वहाँ के 14 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ये सेकंड एलिमेंट, वहाँ का सेकंड एलिमेंट वो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 48/12 यानी 4। x की वैल्यू आ गई है 4। और देखिए ये नॉन जीरो भी है, नॉन जीरो पूछ रहा था, नॉन जीरो वैल्यू यानी अशून्य मान, तो मान मिल गया। अब अगर हम 3x प्लस 8 बराबर 20 करें या x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 12x करें, कोई मतलब नहीं है, आप करके देख लीजिएगा कि x की वैल्यू जो आई है वही आएगी। ऐसा नहीं है कि इनसे कुछ दूसरा मान आएगा, आपको चेक करना होगा, चेक कर लीजिएगा। 3x प्लस 8 बराबर 20 करके देख लीजिएगा, यही मान मिलेगा। और x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 12x करके देख लीजिएगा, यही मान आएगा। हमें x का मान पूछा गया था, हमने x का मान निकाल दिया, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
तो इस तरह से ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और देखते हैं एक आध प्रश्न। तो हमने अभी तक जो भी आपको बताया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, इक्वलिटी, उस पर हमने कुछ प्रॉब्लम बताने का प्रयास किया आप लोगों को। और आज इसके बाद और प्रश्न आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा। हम एक दो हेडिंग और आगे बताने का प्रयास करते हैं। एक शुरू करते हैं यहाँ पे नया आर्टिकल, योगात्मक आव्यूहों में योगात्मक तत्समक। आव्यूहों में योगात्मक तत्समक आव्यूह, या सिर्फ इतना ही लिखें, योगात्मक तत्समक आव्यूह, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी डिफिनेशन ये है कि ऐसा आव्यूह जिसको किसी आव्यूह में ऐड करने पर, प्लस करने पर कोई परिवर्तन ना हो। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसे किसी भी आव्यूह में जोड़ने पर कोई परिवर्तन ना हो, उसे योगात्मक तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी आव्यूह कहते हैं। तत्समक का मतलब होता है कि नॉट चेंजर, मतलब कि वो चेंज ना कर सके। कब? योग करते समय। यानी योग करते समय अगर ऐसा कोई आव्यूह है जो चेंज ना कर सके, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और बताइए मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है जिसको किसी में ऐड करने पर मान में कोई परिवर्तन न हो? तो वो होता है शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। और शून्य आव्यूह को योगात्मक तत्समक आव्यूह कहते हैं। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि a प्लस जीरो, ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें आप जीरो मैट्रिक्स को जोड़िए, ऑलवेज ए मिलेगा फॉर एवरी ए, किसी भी ए के लिए। यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है और जीरो भी जीरो मैट्रिक्स से जोड़ के देखेंगे, हमेशा ए मिलेगा। तो एक जीरो को क्या बोलेंगे? जीरो को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगली हेडिंग, योगात्मक प्रतिलोम आव्यूह की बात करेंगे। अभी हम तत्समक की बात कर रहे थे, अब प्रतिलोम की बात करेंगे जो है। योगात्मक प्रतिलोम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। तो इसकी डिफिनेशन ये है कि किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि उसको जोड़ें तो शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्या परिभाषा इसकी होती है? इसको ऐसे लिखें, यदि ए एक आव्यूह हो तो माइनस ए को ए का योगात्मक प्रतिलोम आव्यूह
कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 0 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, a प्लस माइनस ए जोड़ें तो 0 आ जाएगा। माइनस ए का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर माइनस ए का मतलब क्या है? माइनस ए का मतलब है कि a में -1 से मल्टीप्लाई करना। माइनस ए का मतलब यहाँ पर है a में -1 से मल्टीप्लाई करना। -1 का मतलब कि स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना हमने सिखाया है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका निगेटिव मिल जाएगा जो है। ठीक है, तो यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो -a को उसका क्या बोलेंगे? आइडेटिव इनवर्स बोलते हैं जो है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम पूछे इसमें एग्जांपल, यदि a = 1 2 4 5 तो a का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा बोलिए? a का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? -a होता है, -a। ठीक है, अब -a का मतलब a की वैल्यू रख दीजिए, तो ये 1 2 4 5। ठीक है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये -1 -2 -4 -5 हो जाएगा ये। तो ये मिल जाएगा योगात्मक प्रतिलोम, इसका मिल जाएगा जो है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो -a आप देख रहे हैं, -a को योगात्मक प्रतिलोम तो बोलते ही हैं, -a को a का ऋणात्मक मान भी कहते हैं, निगेटिव ऑफ a। देखने से लग रहा है निगेटिव ऑफ a, तो a को -a को a का ऋणात्मक मान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया योगात्मक प्रतिलोम। अब एक लास्ट हेडिंग बताते हैं, फिर ख़त्म करते हैं यहीं पे। जैसे हमने बताया योगात्मक तत्समक, वैसे होता है गुणात्मक तत्समक। तो हेडिंग है गुणात्मक तत्समक आव्यूह। गुणात्मक तत्समक आव्यूह, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, योगात्मक में हमने बताया था कि किसी भी आव्यूह के लिए एक आव्यूह मिल जाता है, शून्य आव्यूह जिसे बोलते हैं, कि उसको चाहे लेफ्ट में रख के जोड़ें या राइट में लिख के जोड़ें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने वहाँ पे शून्य को बोल दिया था योगात्मक तत्समक आव्यूह, यानी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन गुणात्मक तत्समक में ध्यान ये देना है कि किसी भी आव्यूह के लिए नहीं होगा ये सिर्फ और सिर्फ वर्ग आव्यूह के लिए होगा। कारण ये है कि गुणा में कुछ कंडीशन होती है कि योग तो दो आव्यूह का अगर क्रम सेम है तो योग हो जाता है, लेकिन गुणा में तो ये देखना पड़ता है कि पहले में स्तंभ और दूसरे में रो सेम होना चाहिए, तब गुणा होता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर उससे अलग है योगात्मक से, क्योंकि वहाँ पे हमने प्रत्येक आव्यूह बोला है, यहाँ पे प्रत्येक नहीं होता है, सिर्फ वर्ग आव्यूह के लिए होता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? ऐसा आव्यूह जिसे किसी वर्ग आव्यूह के साथ दाएं अथवा बाएं रख कर, चाहे लेफ्ट में रखें चाहे राइट में रखें, दाएं अथवा बाएं रख कर गुणा करने पर कोई परिवर्तन ना हो, तो उस आव्यूह को गुणात्मक तत्समक आव्यूह कहते हैं। गुणात्मक तत्समक आव्यूह कहते हैं। और इकाई आव्यूह
आई, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह को गुणात्मक तत्समक, इकाई आव्यूह को हटा देते हैं, इकाई आव्यूह गुणात्मक तत्समक आव्यूह होता है। जैसे योगात्मक तत्समक में क्या था, जीरो मैट्रिक्स था, वैसे गुणात्मक तत्समक आव्यूह में कौन होगा, इकाई यानी यूनिट मैट्रिक्स होगा। लेकिन फ़र्क ये है कि योगात्मक तत्समक प्रत्येक आव्यूह के लिए था, लेकिन गुणात्मक तत्समक सिर्फ वर्ग आव्यूह के लिए है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अर्थात यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो a इंटू आई निकालें या i इंटू ए निकालें, ये दोनों बराबर होगा और सदैव किसके बराबर होगा, a के ही। मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो a था वो a ही रहेगा। चाहे i को राइट में लिख के मल्टीप्लाई करें या i को लेफ्ट में लिख के मल्टीप्लाई करें, दोनों सेम एंड इक्वल टू a। तो यही है हमारा गुणात्मक तत्समक आव्यूह। ये सिर्फ वर्ग आव्यूह के लिए ही होता है, लेकिन योगात्मक तत्समक आव्यूह प्रत्येक आव्यूह के लिए होता है। तो आज हम यहीं अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।